आप सभी तालिब इल्मों का आज इस क्लास में खैर मक़दम है। पिछले यूनिट में हमने शुरू किया था जो कौमी तहरीक का गांधीयन फेज़ है, गांधी का ज़माना। गांधी की क़यादत में जो कौमी तहरीक की लड़ाइयाँ, आज़ादी की जद्दोजहद लड़ी गई, कोशिश की गई आज़ादी हासिल करने के लिए। उसका पहला फेज़ हमने देखा और उसमें आपने देखा कि महात्मा गांधी के जो ख़यालात थे, उनकी जो आइडियोलॉजी थी, उन पर किन मुफ़क्किरीन के असरात हुए। उनमें हमने नाम लिया था लियो टॉल्स्टॉय का, जिनका ताल्लुक़ रूस से है, और उनके जो ख़यालात हैं गांधी को बहुत मुतासिर किए और उन ख़यालात को उन्होंने अपने जद्दोजहद का एक हिस्सा बनाया। फिर हमने देखा कि थोरो के क्या असरात गांधी जी पे हुए, इस पर भी हम ज़िक्र कर चुके हैं। और जॉन रस्किन के क्या जो ख़यालात हैं, उनके असरात भी गांधी जी के ज़िंदगी पर क्या पड़े। और इन ख़यालात को चाहे टॉल्स्टॉय के हों, थोरो के हों, रस्किन के हों, इनको गांधी जी ने अपनी ज़िंदगी के अंदर ढालने की कोशिश की और उन ख़यालात को अपना करके ही उन्होंने अपनी आइडियोलॉजी डेवलप की, उसको फ़रोग़ दिया और इन्हीं की बुनियाद पर जनूबी अफ्रीका में हिंदुस्तान आने से क़बल उन्होंने नस्ली इम्तियाज़ के ख़िलाफ़ जो तहरीक चलाई, वहाँ जो हिंदुस्तानी थे, उनके ख़िलाफ़ जिस तरह से नस्ली इम्तियाज़ बढ़ता जा रहा था, उसके ख़िलाफ़ जो जद्दोजहद उन्होंने की, जो लड़ाइयाँ लड़ी, वो उन्हीं मुफ़क्किरीन के जो ख़यालात हैं, उसका नतीजा है। और गांधी जी ने अफ्रीका में रहते हुए अदम तशद्दुद, नॉन वायलेंस, सच्चाई, ट्रुथ और सत्याग्रह, जो इनके आलात थे जद्दोजहद के, इनको गांधी जी ने अपनाया, अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाया और जनूबी अफ्रीका में क़याम के दौरान उन्होंने अंग्रेज़ी सरकार के ख़िलाफ़ जो भी लड़ाइयाँ लड़ी हिंदुस्तानियों की तरफ से, उन लड़ाइयों में उन्होंने इन्हीं ख़यालात, इन्हीं आलात को अपनाया, ज़िंदगी का हिस्सा बनाया और इन्हें कामयाबी भी मिली। अफ्रीका का जो क़याम था, ये उनका ट्रेनिंग पीरियड था गांधी जी का। उनका जो पॉलिटिकल करियर हिंदुस्तान में हम देखते हैं, उसकी बुनियाद जनूबी अफ्रीका में क़याम के दौरान ही पड़ी और जो कुछ उन्होंने सीखा, जो कुछ उन्होंने वहाँ पर उसको एक्सपेरिमेंट किया, तजुर्बात जो उन्होंने किए अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, उन्हीं तजुर्बात को हिंदुस्तान के अंदर जो जंग आज़ादी की मुहिम थी, उस मुहिम में इन्हीं तजुर्बात की आज़माइश उन्होंने की, इसको लागू किया। हमने ये भी बात की थी, हिंदुस्तान में आने के बाद उन्होंने हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ ख़ित्तों का दौरा किया, चूँकि हिंदुस्तान से बहुत ज़्यादा उनकी वाबस्तगी नहीं रही। पढ़ाई उनकी बरतानिया में हुई, बैरिस्ट्री की डिग्री उन्होंने बारठ लॉ की ली, फिर जनूबी अफ्रीका चले गए, तो वहाँ भी काफ़ी तवील अरसे तक रहे। लेकिन हिंदुस्तान की सियासत में कदम रखने से पहले उन्होंने कोशिश की कि हिंदुस्तान को अच्छी तरह से जाना जाए और इसके लिए उन्होंने लगभग साल भर तक पूरे हिंदुस्तान का दौरा किया। यहाँ की समाजी ज़िंदगी, यहाँ की सियासी ज़िंदगी, इनका तवील मुताला उन्होंने किया
और इस मुताले के बाद हम देखते हैं कि चंपारण सत्याग्रह एक लॉन्चिंग पैड था महात्मा गांधी की सियासी जिंदगी में हिंदुस्तान के अंदर, जब राजकुमार शुक्ल और दूसरे लोगों ने चंपारण के 3 कठिया सिस्टम के तहत किसानों का जिस तरह से इस्तेसाल हो रहा था, उस इस्तेसाल के खिलाफ गांधी को रोशनास कराया और उन्हें मदऊ किया कि वो चंपारण आए और यहाँ आने के बाद यहाँ के लोगों के मसाइल को अंग्रेजी हुकूमत के सामने रखें और इनकी तरफ से लड़ाई लड़ें। और हमने देखा कि चंपारण जो सत्याग्रह रहा, इसमें गांधी को काफी कामयाबी मिली। उन्होंने अंग्रेजों को इस बात के लिए राजी कर लिया कि इंक्वायरी कमेटी बनाया जाए, इनके मसाइल को देखा जाए, और उसके वो एक रुकन भी रहे। चंपारण के बाद खेड़ा का मसला आता है गुजरात में। वहाँ भी गांधी की क़यादत में वहाँ के किसानों के जो मसाइल थे, उन मसाइल को अच्छी तरह उठाया गया और वहाँ के किसानों को कामयाबी मिली। इसके बाद हमने देखा कि अहमदाबाद मिल स्ट्राइक का मामला था, हड़ताल का मामला था। वहाँ भी इन्होंने अपनी दूरंदेशी से, हिकमत अमली से, जो मिल मजदूरों के मसाइल थे उनको उजागर किया और उस मसाइल को हल करने में बहुत ही अहम रोल अदा किया। उसके बाद हम देखते हैं रॉलेट एक्ट, जिसे काला कानून भी कहा जाता है, जिसमें किसी इंसान को, हिंदुस्तानी को, बगैर किसी वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता था, जेल में डाला जा सकता था। तो ये सारे जो हालात थे, इन हालात ने गांधी जी को हिंदुस्तान की सियासत में कदम रखने पर मजबूर किया और गांधी जी की सियासत का, हिंदुस्तान की सियासत में एक नया दौर शुरू होता है। महात्मा गांधी की क़यादत में कौम परस्त तहरीक का जो दूसरा हिस्सा है, नेशनलिस्ट मूवमेंट अंडर महात्मा गांधी पार्ट 2, इसकी शुरुआत अदम ताउन की तहरीक, नन कोऑपरेशन मूवमेंट से होती है। और इस तहरीक के जरिए हिंदुस्तानी अवाम की शमूलियत सियासत में होती है और मास मोबिलाइजेशन होता है। अवाम बड़े पैमाने पर कौमी तहरीक से जुड़ती है और इस ज़मन में उन्होंने खिलाफत और अदम ताउन की जो तहरीक है, नन कोऑपरेशन, बरतानवी हुकूमत के खिलाफ चलाया और ये बहुत कामयाब भी रहे। और इन दोनों प्रोग्राम, जो तहरीक थी, उसमें एक कॉमन प्रोग्राम को अपनाया गया। दोनों में ही जो जद्दोजहद का तरीक़ा था वो अदम तशद्दुद था, नन वायलेंट था। कौमी सतह पर इसे अदम तशद्दुद को अपनाया गया। और इसके पस मंज़र में हम देखते हैं कि आखिर क्यों ये तहरीकें शुरू की गई। तो पहली जंग अजीम थी, इसके पस मंज़र में रॉलेट एक्ट था, जलियांवाला बाग का कत्लेआम था, मोंटेगो चेम्सफोर्ड इस्लाहात थे। इन चीज़ों ने एक बैकग्राउंड कायम किया, ऐसे हालात पैदा किए कि गांधी जी अदम ताउन की तहरीक को शुरू कर सके। जहां तक खिलाफत का मसला है, पहली जंग अजीम में
तुर्की और उसके जो साथी ममालिक थे, इन्होंने जर्मनी के साथ इत्तेहाद किया था, जर्मनी ऑस्ट्रिया के साथ अंग्रेजों के खिलाफ। और हिंदुस्तान के जो मुसलमान थे वो तुर्की के सुल्तान को अपना खलीफा मांगते थे। लेकिन जब जंग अजीम का खात्मा होता है, बरतानिया ने खलीफा को तुर्की की गद्दी से हटा दिया और इसके खिलाफ मुसलमानों ने खिलाफत तहरीक की शुरुआत की हिंदुस्तान के अंदर कि खलीफा की जो हैसियत है उसे दोबारा बहाल किया जाए। उनके जो अहम डिमांड थे, मेन डिमांड्स, मुतालबात जो थे उनके थे, उनमें यह था कि खलीफा का जो कंट्रोल है, जो मुसलमान के जो मजहबी मकामात हैं उस पर दोबारा काम किया जाए और जंग के बाद खलीफा के पास जो इतने खित्ते जरूर छोड़े जाएं जो उनकी हैसियत के मुनासिब हो। इस सिलसिले में बॉम्बे के में 1919 के शुरू में खिलाफत कमेटी कायम की गई। इस कमेटी की क़यादत शुरू में मुस्लिम ताजिरों ने की, जो इत्तेदाल पसंद थे, मॉडरेट थे, और जो असलहा उन्होंने अपनाया, आलात, जो उनके टूल्स थे, वो मीटिंग करना, पिटिशन देना, वफद डेपुटेशंस को भेजना। लेकिन धीरे धीरे इस तहरीक के अंदर मिलिटेंट ट्रेंड, इंतहा परस्ती बढ़ती जाती है और इन्होंने मुतालबात किए कि मुल्कगीर सतह पर इस तहरीक को शुरू किया जाए और ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस की दिल्ली में मीटिंग हुई 22 से 23 नवंबर 1919 को, जिसमें नन कोऑपरेशन की बात पहली बार कही गई, अदम ताउन की। और हसरत मोहानी ने इस कॉन्फ्रेंस में यह कहा कि बरतानवी सामानों का बायकॉट किया जाए। 1 से 3 जून 1920 को इसके बाद मरकजी खिलाफत कमेटी की मीटिंग इलाहाबाद में होती है और इस मीटिंग में खिलाफत लीडर्स के अलावा कांग्रेस के भी अहम लीडर्स वो भी शामिल होते हैं और इसी मीटिंग में नन कोऑपरेशन, अदम ताउन का प्रोग्राम अपनाया जाता है गवर्नमेंट के खिलाफ। इस मीटिंग में जो रेजोल्यूशन पास किया गया उसके तहत यह कहा गया कि सरकार से जो टाइटल्स मिले हैं उनका बायकॉट किया जाए, सिविल सर्विसेज का बायकॉट किया जाए, फौज का बायकॉट किया जाए, पुलिस का बायकॉट किया जाए, जितनी भी सरकारी मुलाजमत है उसका बायकॉट किया जाए। एक और ये बात कही गई कि सरकार को टैक्स भी नहीं दिया जाए, नो पेमेंट ऑफ टैक्सेस टू द गवर्नमेंट। 1 अगस्त 1920 को इस तहरीक को शुरू करने का दिन मुकर्रर किया गया। गांधी जी का मानना था कि जब तक पंजाब में जो कुछ हुआ, जलियांवाला बाग का मामला जो था और खिलाफत का जो मसला है, उसको ब्रितानवी सरकार नहीं ठीक करती है, तब तक हम सरकार के साथ अदम ताउन, नन कोऑपरेशन की पॉलिसी अपनाएंगे। इस तहरीक की कामयाबी के लिए जरूरी था कि कांग्रेस का सपोर्ट लिया जाए, उसकी मदद ली जाए। नन कोऑपरेशन मूवमेंट, अदम ताउन की तहरीक के जो अहम नुकात थे उसमें तालीम, नेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन,
मतलब तालीम को नेशनलाइज किया जाए, जो देसी सामान है उनको फरोग दिया जाए, चरखा और खादी जो कि हिंदुस्तान की देही मईशत की बुनियाद थी, उसको ज्यादा से ज्यादा मकबूल बनाया जाए। इसके अलावा इन सब कामों के लिए रजाकारों को भी उनको इनरोलमेंट किया जाए, जो अदलिया है उनका बायकॉट किया जाए, तालीमी इदारे को बायकॉट किया जाए, सरकार के यहाँ कोई फंक्शन होता है उसका भी बायकॉट किया जाए, और बरतानवी सामानों को बायकॉट किया जाए। इसके अलावा ये भी कहा गया कि बरतानवी सरकार ने जो कुछ इजाज़ात दिए हैं, ऑनर स्टेटस दिए हैं, उसको हम सरेंडर करते हैं। अब ये जो तहरीक अदम ताउन है, ये भी अलग अलग फेज में होती है। जो पहला फेज था वो जनवरी से मार्च 1921 तक चलता है, और इसमें जिस बात पर जोर दिया जाता है वो था स्कूलों का बायकॉट, कॉलेज का बायकॉट, अदलिया का बायकॉट और चरखा के इस्तेमाल पर जोर देना। इसके अलावा तालिब इल्मों के अंदर इस दौर में हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा बेइत्मीनानी नजर आती है, और बड़े बड़े जो वकला थे जैसे सीआर दास हैं, मोतीलाल नेहरू, उन्होंने अपनी प्रैक्टिस को छोड़ दिया। दूसरा फेज का आगाज अप्रैल 1921 से होता है, और इसमें टारगेट होता है कि 1 करोड़ रुपया तिलक स्वराज फंड के लिए अगस्त 1921 तक हम जमा करें, और कांग्रेस की मेंबर्स को 1 करोड़ कांग्रेस मेंबर को भी इनरोल करना था, उसको रुकन बनाना था, उसको रुकनियत देनी थी, और 30 जून 1921 तक हिंदुस्तान भर के अंदर 20 लाख चरखा कायम करना था। दूसरे फेज के बाद जो तीसरा फेज आता है, ये जुलाई 1921 से इसकी शुरुआत होती है, और इसमें इस बात पर जोर दिया गया कि गैर मुल्की कपड़ों का बायकॉट किया जाए। प्रिंस ऑफ वेल्स नवंबर में आने वाले थे 1921 में, उनका बायकॉट किया जाए। चरखा और खादी इनको मकबूल बनाया जाए, और कांग्रेस के जो रजाकार हैं वो जेल भरो आंदोलन चलाएं। इस अदम ताउन तहरीक का जो आखिरी मरहला था, लास्ट फेज, वो नवंबर 1921 से होता है शुरू। हम देखते हैं कि इस आखिरी फेज में रेडिकलिज्म की तरफ अब जाते हैं, ये शिफ्ट होता है, और कांग्रेस के जो रजाकार थे उन्होंने अवाम को इतना उकसाया कि हिंदुस्तान लगभग बगावत के मुहाने तक पहुंच गया। और इसी वक्त गांधी जी ने ये एक तहिया किया कि बारदोली में नो रेवेन्यू कैंपेन चलाया जाए, कि हम टैक्स महसूल नहीं देंगे, और सिविल डिसोबीडियंस महमूद, सिविल नाफरमानी तहरीक, इजहार ख्याल की आज़ादी के लिए, प्रेस के लिए, और एसोसिएशन, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, ग्रुप बनाने के लिए कायम किया जाए, शुरू किया जाए। और ये जो कुछ अदम तालीम की तहरीक हुई, इसमें देखते हैं कि इसका काफी लोगों ने खैर मकदम किया, काफी दिन तक ही चला, और फिर तहरीक खत्म हो जाती है। ये जो इस तहरीक के अंदर इकोनॉमिक बैकवर्ड की बात जो थी, इसका सपोर्ट हिंदुस्तान के जो बिजनेस ग्रुप थे, कैपिटलिस्ट थे, मर्चेंट्स थे बड़े बड़े, उन्होंने भी सपोर्ट किया। ऐसा इसलिए कि ऐसा करने से हिंदुस्तान की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी, जहां कपड़ों की तिजारत थी, कारखाने थे,
स्वदेशी के लॉन्च होने से, स्वदेशी पर जोर देने से ये जो हमारी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो उसको फरोग हासिल हुआ। अदम ताउन की तहरीक में हम देखते हैं कि तलबा ने और औरतों ने खास करके काफ़ी इसका खैर मकदम किया। तलबा ने कौमी स्कूल और कॉलेजेस जो कायम किए हिंदुस्तान के अंदर, चूँकि जो गैर मुल्की तालीम थी उसका बायकॉट करना था, तो जो कौमी स्कूल और कॉलेज कायम किए गए हमारे रहनुमाओं के ज़रिए, वहाँ तलबा ने उसमें ज्वाइन किया। इसी सिलसिले में काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, जामिया मिल्लिया इस्लामिया इसका नाम लिया जा सकता है। जो औरतें थीं उन्होंने पर्दा छोड़ दिया और अपने जेवरात को तिलक स्वराज फंड के लिए वक्फ कर दिया, दे दिए। ये बहुत बड़ी बात थी। इसके अलावा औरतों की शमूलियत, हम गैर मुल्की कपड़े जो दुकानें बेच रहे थे उनकी घेराबंदी में, पिकेटिंग में, या जो शराब की दुकानें थी उनकी घेराबंदी में देखते हैं। इसके अलावा किसानों का जो पार्टिसिपेशन है ये बहुत था। इसके अलावा जो कामगार थे, पीजेंट्स थे, ये वर्कर्स थे, ये भी इनकी शमूलियत देखने को मिलती है। ये जो किसान थे वो जमींदारों के खिलाफ हो गए और ताजरों के खिलाफ हो गए। इससे क्या हुआ कि इस तहरीक को एक नया डायमेंशन मिलता है। लेकिन इसी बात देखते हैं कि चौरी चौरा में, जो गोरखपुर के यूपी में वाक़ है, वहाँ पर एक मोब 20 पुलिस वालों को जान से मार देती है। ऐसा इसलिए कि कांग्रेस के वॉलंटियर्स पर पुलिस ने फायरिंग की थी। इसका रद्दअमल हुआ और इन लोगों ने 21 पुलिस वालों को मार दिया। जब गांधी जी ने देखा कि ये जो तहरीक है अदम तशद्दुद से तशद्दुद की तरफ बढ़ रही है, तब उन्होंने फैसला लिया कि इस मूवमेंट को सस्पेंड कर दिया जाए, रोक दिया जाए। गांधी जी ने जब ऐलान किया तो बहुत सारे कांग्रेस के लीडरान जो सरबराह थे उनको बड़ी हैरानी हुई गांधी के इस फैसले से। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग बारदोली में 12 फरवरी 1922 को होती है, जिसमें अवाम के हुजूम ने चौरी चौरा में 21 पुलिस वालों को मारा था, उसके खिलाफ मजम्मत की जाती है और गांधी जी का जो फैसला था मूवमेंट को सस्पेंड करने का, इस पर मुहर लगा दी जाती है। गांधी जी ने इसके बाद 5 दिन का रोज उपवास रखा, फास्टिंग किया पछतावे के लिए, और 10 मार्च 1922 को गांधी जी को सरकार गिरफ्तार कर लेती है और 6 साल के लिए सजा भी दे दी जाती है। इस तरह से अदम ताउन की तहरीक का खात्मा हो जाता है, एंड हो जाता है। अदम ताउन की तहरीक के बाद जो दूसरी बड़ी तहरीक गांधी जी ने शुरू की वो था सिविल नाफरमानी की तहरीक, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अदम ताउन की तहरीक और सिविल नाफरमानी की तहरीक के बीच बहुत सारे अहम वाक़यात होते हैं। गांधी जी इस कोशिश में थे कि हिंदुस्तान कैसे आज़ाद हो, दिन रात सोचते रहते थे, इस कोशिश में लगे रहते थे। लेकिन अंग्रेजी हुकूमत
कि जाबराना पॉलिसी हिंदुस्तानियों के खिलाफ बढ़ती चली गई और मजबूर होकर के महात्मा गांधी को सिविल नाफरमानी की तहरीक, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत करनी। इसके लिए गांधी जी ने अपने रजाकारों के साथ डांडी मार्च की शुरुआत की और इसके जरिए नमक कानून को उन्होंने तोड़ा और अपनी गिरफ्तारियां दी। कुछ इलाकों में नो टैक्स नो रेवेन्यू कैंपेन शुरू किया गया। जंगल से मुताल्लिक जो कानून थे उसकी भी खिलाफवर्जी की गई, जिसमें कहा गया था कि जो मुकामी लोग हैं वो जंगलात का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, तो उसके खिलाफ उन्होंने उस कानून की मजम्मत की, उसको तोड़ा। इन्हीं हालात के पस मंजर में देखते हैं कि सरकार मसालहत की कोशिश करती है और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन में मुनक्किद किया जाता है और कांग्रेस को बातचीत के लिए मदऊ भी किया जाता है। कांग्रेस की तरफ से गांधी जी लंदन जाते हैं और टेम्पररी इस मूवमेंट को रोक दिया जाता है ताकि बातचीत का जो दौर है वो चल सके। लेकिन जो बातचीत का जो दौर था लंदन में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, गोलमेज कॉन्फ्रेंस, ये फेल हो जाता है, नाकाम हो जाता है, क्योंकि जो अंग्रेजी सरकार थी उसकी पॉलिसी थी कि हम हिंदुस्तानियों को बांट दें, डिविसिव पॉलिसीज उनकी थी। इस फेल्यूर के बाद गांधी जी दोबारा सिविल नाफरमानी की तहरीक को शुरू करते हैं, लेकिन जो पहले वाली इंटेंसिटी जो थी वो इसमें नहीं रह पाई। फिर भी गांधी जी ने इस के जरिए बहुत सारे मराहत मिले। इन्होंने अपने 11 नुकाती मुतालबात इंतजामिया की इस्लाहात के सिलसिले में रखे और उन्होंने कहा कि अगर लॉर्ड इरविन इन मुतालबात को मान लेते हैं तब हमें तहरीक चलाने की कोई जरूरत ही नहीं। ये जो मुतालबात किए गए उनमें जो अहम नुकात थे वो थे कि रुपया और स्टर्लिंग का जो तनासुब है, रेशियो है, इसको कम कर दिया जाए। जो महसूल है लैंड रेवेन्यू उसको आधा कर दिया जाए और इस पर लैंड रेवेन्यू पर लेजिस्लेटिव कंट्रोल किया जाए। नमक पर जो टैक्स है, सॉल्ट टैक्स, उसको खत्म किया जाए और सरकार की जो इजादारी है नमक बनाने पर, जिसमें कि सरकार को ही हक है कि वो नमक बना सकती है, वो हिंदुस्तानी नमक बना नहीं सकता, जबकि सदियों से हिंदुस्तानी इस जो साहिली इलाके में रहने वाले लोग थे समुद्र के पानी से नमक बनाते थे, उसका इस्तेमाल करते थे। जो नौकरियों में जो हाईएस्ट ग्रेड की जो अफसर्स थे उनकी तनख्वाह थी, कहा गया कि इनको भी आधी कर दी जाए। जो फौजी अखराजात थे उसको भी आधी करने की बात हुई। हिंदुस्तान की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी उसको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए और जो कोस्टल शिपिंग है, साहिली जहाजरानी, उसकी भी तहफ़्फ़ुज़ होनी चाहिए। ये भी मुतालबा किया गया कि जितने भी सियासी बंदी हैं, पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, उनको छोड़ दिया जाए। लेकिन इन मुतालबात का जो बरतानवी सरकार थी उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, निगेटिव रिस्पॉन्स था।
तब मजबूर होकर महात्मा गांधी ने सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू की। 12 मार्च 1930 को उन्होंने साबरमती आश्रम से डांडी का जो साहिली इलाका था, डांडी बीच, वहां पर अपने 78 रजाकारों के साथ मार्च किया और वहां पहुंचने के बाद इन्होंने समुद्र के पानी से नमक बनाया और नमक बना करके जो नमक कानून था उसे तोड़ दिया। इन्होंने भी कहा कि जितने भी जो भी नमक कानून है, हर जगह इसको तोड़ा जाए। जो तालिब इल्म हैं वो अपने कॉलेज भी छोड़ दें, सरकारी नौकरियां छोड़ दें। जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं वो अपने सर्विस से, सरकारी मुलाजमीन अपने सर्विस से रिजाइन कर दें। जो गैर मुल्की कपड़े हैं हिंदुस्तान में बेचे जाते हैं, इनको आग लगा दिया जाए, सरकार को कोई टैक्स ना दिया जाए। औरतों को उन्होंने कहा कि शराब बेचने वाली दुकानें हैं उनके सामने धरना दो। सवाल ये पैदा होता है कि नमक ही क्यों गांधी जी ने चुना? क्योंकि नमक इंसान की जिंदगी की एक जरूरत, डेली नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, और नमक से जो ताल्लुक है वो ट्रस्ट का, हॉस्पिटलिटी का, म्यूचुअल ऑब्लिगेशन का, और एक इमोशनल अटैचमेंट नमक से है। नमक कानून को तोड़ने का मतलब था कि हम हिंदुस्तान, जो बरतानवी सरकार है वो कहती है कि हम उनके वफादार हैं, इस वफादारी को खात्मा करना चाहते हैं। जो साहली इलाके थे इनमें नमक गैर कानूनी तौर पर बनाने से वहां के जो लोग थे उनको थोड़ी बहुत आमदनी हो सकती थी, और जो नमक बनाने का जो उन्होंने कहा वो गांधी का तरीकाकार था, कंस्ट्रक्टिव वर्क था का, जैसे कि खादी प्रोडक्शन है उस तरह से नमक भी था। और ऐसा करने से गांधी जी को देही इलाकों में एक बेस तैयार करने में बहुत मदद मिली, क्योंकि गांव से इन्हें रजाकार वॉलंटियर्स सत्याग्रह के लिए मिल सकते थे। इन्होंने जो डांडी मार्च किया और उसके बाद पूरे हिंदुस्तान में मुल्की सतह पर नमक कानून तोड़ा गया, इससे लोगों के अंदर जो अदम तशद्दुद के साथ जद्दोजहद की बात थी उसका मुजाहरा बरतानवी सरकार के सामने हुआ। सरकार का जो इखलाकी इक़्तिदार था, मोरल अथॉरिटी जो थी वो खत्म हो गई, और गरीबों के मसीहा का जो उसका इमेज बना हुआ था वो तार-तार। डांडी से जो इस तहरीक की शुरुआत की गई, धीरे धीरे पूरे हिंदुस्तान में तहरीक फैल जाती है। पुलिस के लोगों का समाजी बायकॉट शुरू हुआ, जो लोअर लेवल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे उनका ही बायकॉट किया जाने लगा। जेल भरो अभियान जो शुरू होता है तो उसके तहत जेल जाने वाले लोग 92,214 तक पहुंच गए, जो कि 1921-22 का जो फिगर था उससे 3 गुना था। अहमदाबाद के जो मिल मालिक थे उनसे भी इस तहरीक को सपोर्ट मिला। बॉम्बे के जो ताजिर थे उन्होंने भी सपोर्ट किया। छोटे जो ताजिर थे, कलकत्ता के जो मारवाड़ी लोग थे जिनकी क़यादत जीडी बिरला कर रहे थे, उन्होंने काफी सपोर्ट किया। तो ये जीडी बिरला एक सरमायादार थे, कैपिटलिस्ट थे, लेकिन उनकी क़यादत में कैपिटलिस्ट का सपोर्ट मिला। तो पहली बार ये नेशनल मूवमेंट को कैपिटलिस्ट का सपोर्ट मिलता है।
बहुत सारे शहरों में जो ताजिर थे, उन्होंने ये अहद लिया कि कुछ माह के लिए हम गैर मुल्की कपड़ों को दरामद नहीं करेंगे। और हम देखते हैं कि 1929-30 में 1248 मिलियन यार्ड यानी गज इंपोर्ट किया गया था कपड़ा, जो कि घट करके 1930-31 में 523 मिलियन यार्ड गज हो जाता। तो ये सारा जो इम्पैक्ट था, ये जो लोग टिकटिंग कर रहे थे गैर मुल्की सामान बेचने वालों की दुकानों का, या जो ग्रेट डिप्रेशन उस वक्त होता है, इन सब का मिला जुला असर था। इस सिविल नाफरमानी की तहरीक में हम देखते हैं कि ख़वातीन की हिस्सेदारी काफ़ी होती है। जो कंजर्वेटिव क्लास की जो ख़वातीन थी वो भी हिस्सा लेती हैं, प्रोफेशनल की भी ख़वातीन हैं, बिजनेस ग्रुप की भी हैं, किसानों की भी हैं। इन लोगों ने दुकानों की घेराबंदी की, अंग्रेज़ों की लाठियाँ खाईं और जेल भी गई। ये बहुत बड़ी बात थी कि जो औरतें घर के चारदीवारी में पर्दा के अंदर रह रही थीं, वो पर्दा को छोड़ करके बाहर निकल के अंग्रेज़ों के खिलाफ मुजाहरे करती हैं, दुकानों की घेराबंदी करती हैं और सरकार की लाठियां भी खाती हैं। और इस तहरीक के तहत लोग कांग्रेस के जो मूवमेंट था, कांग्रेस की जो तहरीक थी, उससे जुड़ने के लिए एक नया रिलीजियस मिशन इनका बन गया और जौक दर जौक लोग कांग्रेस के मूवमेंट से जुड़ने लगे। इसी दरम्यान देखते हैं कि गांधी इरविन समझौता होता है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है और सेकेंड फेज की शुरुआत होती है। गांधी इरविन जो समझौता हुआ इस दौर में, उसके नतायज बहुत ही वाज़ेह नहीं थे। गांधी जब सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए, वो भी नाकाम रहा। जब मूवमेंट ये तहरीक शुरू हुई थी, तो पहले 3 ही महीने में लगभग 1,20,000 लोग जेल चले गए। ये कितनी अच्छी तहरीक थी, बड़े पैमाने पर थी, ये इसकी अलामत है। और ये भी अलामत है कि सरकार ने किस तरह से जब्र किया हिंदुस्तानियों के ऊपर, उन्हें पकड़ करके जेल में ठूस दिया गया। जब गांधी जी जेल चले गए, तब उन्होंने सोचा कि कैसे हम बीच बचाव का रास्ता अपनाएं और अपने को एक इस दलदल से निकालें। तो टेम्पररी उसने मई 1933 में आर्जी तौर पर सिविल नाफरमानी की तहरीक को रोक दिया और अप्रैल 1934 में फाइनली ये विड्रॉ कर लिया जाता है। और इसके बाद गांधी जी ने अपने जो रूरल कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम था, देही प्रोग्राम में जो था उनका, उसमें हरिजन से मुतालिक जो काम थे, उसको उन्होंने अपना मरकज बनाया। चूंकि बरतानवी सरकार, हिंदुस्तान की जो पॉलिसी थी वो था डिवाइड एंड रूल, और जिसकी झलक हमें बरतानवी सरकार का जो कॉमनवेल्थ अवार्ड था, जो 1932 में रामसे मैकडोनाल्ड ने अनाउंस किया था, उसमें साफ नजर आता है। चूंकि इस कॉमनवेल्थ अवार्ड के जरिए हिंदू, अनटचेबल्स और मुस्लिम इलेक्टोर्स जो थे, इनको अलग करने की कोशिश की गई नए फेडरल लेजिस्लेचर में, और हिंदू और दलितों को एक अलग अलग सियासी तंजीम मान लिया गया। गांधी ने इसकी मुखालफत की। उन्होंने ये कहा कि हरिजनों के लिए ज्यादा सीट रिजर्व कर दिया जाए,
हिंदू इलेक्ट्रोड के अंदर में ही। और गांधी जी के इस प्रपोजल को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने भी सराहा। सिविल नाफरमानी की जो तहरीक थी, इस तहरीक के बाद दूसरी जो अहम तहरीक होती है वो है हिंदुस्तान छोड़ो तहरीक, क्विट इंडिया मूवमेंट। लेकिन क्विट इंडिया मूवमेंट को पर गौर करने से पहले हमें उसके पस मंजर को देखना जरूरी है। सेकेंड वर्ल्ड वार, दूसरी जंग अजीम होती है, उसके बाद हम देखते हैं कि बरतानिया की जो पोजीशन थी वो फेवरेबल नहीं थी, और आलमी प्रेशर, इंटरनेशनल प्रेशर, दबाव बरतानवी हुकूमत पड़ रहा था कि हिंदुस्तानियों के साथ कुछ मुआहदा किया जाए और हिंदुस्तानियों का वार में सपोर्ट लिया जाए। ये वार के पीरियड की बात थी, इसीलिए चूंकि बरतानिया हिंदुस्तान दूसरी जंग अजीम में बुरी तरह मुलविस था और हिंदुस्तानियों की मदद के बगैर वो जंगी महाज पर कामयाबी नहीं हासिल कर सकता था। इसलिए इंटरनेशनल प्रेशर डाला गया उस पर कि बरतानवी हुकूमत हिंदुस्तानियों के साथ मुआहदा करे और उनका कोऑपरेशन लिया जाए। इस ज़िम्न में सर स्टैफोर्ड क्रिप्स जो थे हिंदुस्तान में आए बहुत सारे प्रपोजल्स लेकर के, और यहाँ के जो नेशनल लीडर्स थे, यहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टीज थी, उनके साथ बातचीत की। ये जो क्रिप्स प्रपोजल थे उसमें क्या बातें कही गई? इसमें कहा गया कि दूसरी जंग अजीम का जब खात्मा होगा तो डोमिनियन स्टेटस हिंदुस्तान को दिया जाएगा, और उसमें यह भी रहेगा कि आप बरतानिया से अलग भी हो सकते हैं, और जब जंग खत्म हो जाएगी तो एक कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी आइन बनाने के लिए कायम की जाएगी, और इस मजलिस में, कानून साज असेंबली में, ब्रिटिश इंडिया और जो नेटिव स्टेट्स हैं दोनों के नुमाइंदे रहेंगे। जो अलग अलग आज़ाद खुद मुख्तार रियासतें थी उनके नुमाइंदे भी होंगे, और बरतानवी हुकूमत का जो ज़ेर अख्तियार जो इलाके हैं उनके नुमाइंदे भी होंगे। और जंग अजीम के खात्मे के बाद जो आइन बनाया जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन, उसको बरतानवी सरकार कबूल करेगी इस शर्त पर कि जो हिंदुस्तान इंडियन यूनियन होगा वो ब्रिटेन के साथ बराह रास्त नेगोशिएट करेगा। जो एक्चुअल कंट्रोल होगा डिफेंस का, दफा का या मिलिट्री ऑपरेशन का, उस पर अख्तियार बरतानिया का ही होगा। इस डिक्लेरेशन को लगभग सभी हिंदुस्तान की जो पार्टीज थी उन्होंने मुस्तरद कर दिया। गांधी ने इस प्रपोजल को कहा एक पोस्ट डेटेड चेक ऑन ए क्रैशिंग बैंक। ऐसा चेक है बात के डेट का उस बैंक का दिया हुआ जो कि बैंक खुद ही डूब रहा है, आप क्या बात करते हो उसकी। इसी पस मंजर में 8 अगस्त 1942 को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी बॉम्बे में क्विट इंडिया रेजोल्यूशन पास करती है, और गांधी जी बरतानवी हुकूमत को कहते हैं कि भारत छोड़ दो, लीव इंडिया इन गॉड्स हैंड, हिंदुस्तान को
खुदा के हाथों में छोड़ के चले जाओ। इन्होंने हिंदुस्तान के सारे तबकों को कहा कि इस मूवमेंट से, इस तहरीक से जुड़ो, और उन्होंने कहा कि हर हिंदुस्तानी जो कि आज़ादी चाहता है और उसके लिए कोशा है, वो खुद अपना गाइड होगा। इट मस्ट बी हिज ओन गाइड। उन्होंने जो मैसेज दिया वो था डू और डाई, करो या मरो। 9 अगस्त 1942 की सुबह में जितने भी अहम कांग्रेस के सरबराह थे, जिसमें गांधी भी शामिल थे, उनको बरतानवी सरकार गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन गिरफ्तार होने से पहले गांधी डू और डाई का कॉल दे चुके थे। जैसे ही गांधी और कांग्रेस लीडरान के सरबराह के गिरफ्तारी की खबर लोगों तक पहुंचती है, हिंदुस्तान के अलग अलग खित्तों में लोग आग बबूला हो जाते हैं, हड़तालें की जाती हैं, मुजाहरे किए जाते हैं, जुलूस निकाले जाते हैं शहरों में, कस्बों में। जो नौजवान और जो मिलिटेंट कैडर्स था, खास के तलबा जो थे, जो समाजवाद की तरफ झुके हुए थे, उन्होंने मुकामी सतह पर क़यादत संभाली। जो इस का इनिशियल स्टेज था, इस मूवमेंट का शुरू का जो मरहला था, इसमें अदम तशद्दुद की बुनियाद पर इस मूवमेंट को चलाया गया। लेकिन बरतानवी हुकूमत को डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि ये तहरीक इतनी ताकतवर हो जाए कि हमारी जड़ें हिला दे। इसीलिए इन्होंने जाबराना पॉलिसी सरकार ने हिंदुस्तानियों के खिलाफ अपनाया, और जब ऐसी बात हुई तो लोगों ने जो अदम तशद्दुद की बात गांधी ने कही थी उसको दरकिनार कर दिया और अपने तरह से जद्दोजहद शुरू कर दी। सरकारी जो इमारतें थीं उसको निशाना बनाया गया, पुलिस स्टेशन को निशाना बनाया गया, पोस्ट ऑफिस को निशाना बनाया गया, रेलवे स्टेशन पे इन्होंने हमले किए, रेल लाइंस को उखाड़ दिया गया, मवासलाती जो निज़ाम थे, टेलीग्राफ वायर्स, उनको उखाड़ दिया गया, टेलीफोन लाइंस उखाड़ दिया गया, बिजली की जो सप्लाई थी उसको भी डिस्टर्ब किया गया, जो पुल थे उनको उड़ा करके रोड ट्रैफिक को में खलल डाला गया, जो कामगार थे वो लोग भी स्ट्राइक पर चले गए, हड़ताल उन्होंने किया। बहुत सारे इलाकों में सरकार का कंट्रोल ही खत्म हो गया, क्योंकि अवाम ने वहां स्वराज कायम कर दिया था। कुछ जो एग्जाम्पल्स हैं वो हैं महाराष्ट्र में एक पैरेलल गवर्नमेंट बन जाती है सतारा में, जो कि काफी दिनों तक चलता रहता है, और इस गवर्नमेंट पर कोई बरतानवी कंट्रोल नहीं रहता है, वहां के मुकामी लोग चलाते हैं। बंगाल में जातीय तमलुक जातीय सरकार का कायम किया जाता है मिदनापुर जिला में, और इस जो कौमी सरकार बनती है नेशनल गवर्नमेंट में, उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट से बनाए जाते हैं। लॉ एंड ऑर्डर है, हेल्थ है, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, पोस्टल सिस्टम, लॉ कोर्ट्स, बिल्कुल ही पैरेलल गवर्नमेंट। उड़ीसा के तलछर में भी स्वराज कायम किया जाता है। यूपी के जो ईस्टर्न यूपी का इलाका था, मशरक़ी यूपी का, और बिहार का जो इलाका है इसमें आजमगढ़, बलिया, गाजीपुर, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, इन इलाकों में पुलिस स्टेशन जो थे, थाने, उस पर लोग हमले कर देते हैं,
और गवर्नमेंट जो सरकारी इक़्तिदार है वो ख़त्म हो जाता है। बॉम्बे में सोशलिस्ट लीडर अंडरग्राउंड एक्टिविटीज़ शुरू करते हैं जिनकी क़यादत अरुण आसिफ अली करते हैं। उषा मेहता की क़यादत में कांग्रेस रेडियो की शुरुआत होती है। उषा मेहता उसके अनाउंसर हैं। इस तहरीक में देखते हैं कि तलबा बड़े पैमाने पर इस तहरीक से जुड़ते हैं और इस तहरीक को शहर से गांव तक पहुंचाने का काम करते हैं और लोगों को वहां गाइड करते हैं कि आपको कैसे इस मूवमेंट को आगे बढ़ाना है। सरकार ने जब इस तहरीक की मकबूलियत देख ली तो जब्र का रास्ता अपनाया और 1942 के आखिर तक सिर्फ यूपी में 16,089 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया और 1943 के आखिर तक पूरे हिंदुस्तान में जो सरकारी आदाद-ओ-शुमार है उसके मुताबिक 91,836 लोगों को गिरफ्तार किया गया। सितंबर 1942 तक 658 लोग पुलिस की फायरिंग मारे जाते हैं और 1943 तक यह आदाद-ओ-शुमार बढ़कर के 1060 हो जाता है। यह तो सिर्फ गवर्नमेंट फिगर था, अनऑफिशियल फिगर और ज्यादा था। गवर्नमेंट ने इस तहरीक को दबाने के लिए हवाई जहाज का भी इस्तेमाल किया और 5 जगहों पर हवाई जहाज से गोले बरसाए गए, जिसमें गिरियक पटना के नज़दीक, भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में भी, नदिया डिस्ट्रिक्ट में रानाघाट, मुंगेर डिस्ट्रिक्ट बिहार और तलछर सिटी उड़ीसा। इन मकामात पर बरतानवी सरकार ने हवाई जहाज के जरिए गोलियां बरसाई लोगों की तहरीक को दबाने के लिए। इसके अलावा जो गांव थे, जिन खित्तों के लोगों ने इस तहरीक में हिस्सा लिया था, उन पर कलेक्टिव फाइन भी लगाया गया। धीरे धीरे इसकी इंटेंसिटी कम होती चली जाती है और क्विट इंडिया मूवमेंट, हिंदुस्तान छोड़ो तहरीक खत्म हो जाती है। लेकिन इस खत्म होने के पहले ये बात वाज़ह कर दिया जाता है कि बरतानवी हुकूमत के खिलाफ हमारी मुजाहरा है और हम बरतानवी हुकूमत की जड़ें हिला सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। तो हम देखते हैं कि ये जो तहरीक थी क्विट इंडिया की, ये पहले नन कोऑपरेशन, अदम ताउन, फिर सिविल नाफरमानी, एक हायर प्लेन पे जाता है तहरीक, और लास्ट में एक जो सबसे सुपर लेवल है वो है क्विट इंडिया। लोगों का जो कॉन्फिडेंस है हिंदुस्तानियों का इस तहरीक के जरिए बहुत हाया हो जाता है और ये ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं कि बरतानवी हुकूमत को सोचना पड़ता है कि हमारे हिंदुस्तान के लोग, ये हिंदुस्तानी हैं जिन पर हम हुकूमत कर रहे हैं, ये झुकने वाले नहीं। तो पहली जंग अजीम के बाद जो कौमी तहरीक थी, हम देखते हैं कि मजीद तेज तर होती चली जाती है और जो मुख्तलिफ समाजी ग्रोह और तबकात हैं इस तहरीक की सफ़ों में शामिल होने लगते हैं और ये एक हकीकी अवामी तहरीक बन जाती है। ये बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन था हम देखते हैं और ये ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ हमें गांधीयन फेज ऑफ नेशनलिस्ट मूवमेंट इसी में नजर आता है।
और ये मुमकिन तभी हो पाया इसलिए कि मोहनदास करमचंद गांधी की जो एंट्री थी, उनका जो दाखिला था इस तहरीक में, जो कि हमने पहले कहा जनूबी अफ्रीका में नस्ली इम्तियाज़ के खिलाफ अवामी तहरीक चला चुके थे, तजुर्बा हासिल कर चुके थे, और उसके बाद ही हिंदुस्तान आए थे। तो वो बरतानवी सरकार के खिलाफ तहरीक चलाने का उन्हें तजुर्बा था जनूबी अफ्रीका में, और उस तजुर्बे के साथ वो हिंदुस्तान आए थे। और उन्होंने जो क़यादत दी अदम ताउन की तहरीक से लेकर के सिविल नाफरमानी की तहरीक और आखिर में भारत छोड़ो तहरीक, तो ये सिर्फ इसलिए मुमकिन हो पाया कि गांधी की क़यादत इस तहरीक को मिल पाई। उसकी वजह थी कि गांधी ने इसकी ट्रेनिंग जनूबी अफ्रीका में ली थी और वो एक मंझे हुए सियासतदान के तौर पर उभर के सामने आए। गांधी जी ने नए नए किस्म के ख्यालात और तकनीकों का इस्तेमाल किया इस जद्दोजहद में, जिससे आम लोगों के लिए तहरीक में हिस्सा लेना बहुत आसान हो गया। उन्होंने आवाम की ज़बान में बातें की, आवाम की ज़बान में उन्हें समझाई कि ये बरतानवी हुकूमत से हम कैसे निपट सकते हैं, कौन से आलात हम अपनाएंगे इनके खिलाफ कि हम बरतानवी हुकूमत को मजबूर करेंगे कि हिंदुस्तान छोड़ दो, हमें आज़ाद कर दो, हम और गुलामी की बेड़ियों में जकड़े रहना नहीं चाहते। वो 1920 तक कौमी तहरीक के एक गैर मतनाज़ा रहनुमा बन गए। He was an undisputed leader of national movement by 1920 और 1947 में आज़ादी हासिल करने तक वो इसी तरह रहे। ये गांधी की शख्सियत थी कि वो एक ऐसे लीडरशिप दे पाए नेशनल मूवमेंट, कौमी तहरीक, जिसके इर्द गिर्द वो एक महवर थे। 1920 से लेकर 1947 तक जो तहरीक है, कौमी तहरीक, उसके एक महवर थे गांधी, और उस महवर के इर्द गिर्द पूरे हिंदुस्तानी घूम रहे थे, उनकी बातें मान रहे थे, उनकी तहरीक पे लब्बैक कह रहे थे। ये बहुत बड़ी बात है। इनकी तमाम मुहिम्मात और तहरीकों में आम लोगों के मसाइल और जो शिकायत थी उनको शामिल किया गया, और इनकी तहरीक अखलाकी ताने बाने से लैस थे। इन्होंने अपने कैंपेन्स में एजिटेशन में जो अवाम के मामलात थे उनको शामिल किया, इसलिए वो ज़्यादा मकबूल हो पाए। और इनकी जो अपील जो थी, 3 बड़ी तहरीकें हमने देखा, अदम ताउन, सिविल नाफरमानी, हिंदुस्तान छोड़ो, और दीगर मुकामी तहरीक जो उन्होंने शुरू की, इनमें इनका जो अपील था वो बहुत वाज़ह था। गांधी जी ने हिंदुस्तान के लोगों को सत्याग्रह और अहिंसा के हथियारों से तब्दील किया, जो जागराना नौआबादी रियासत के खिलाफ मौसर तरीके से इस्तेमाल किए गए। इन्होंने हिंदुस्तानियों को ट्रांसफॉर्म किया, सत्याग्रह का हथियार दिया, अहिंसा का हथियार दिया, जो कि वो बरतानवी सरकार के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते थे। तो हम देखते हैं कि गांधी जी ने कि कौमी तहरीक में आने से कौमी तहरीक के अंदर एक नई रूह, एक नया जोश, एक नया वलवला दौड़ जाता है, और लोग जौक दर जौक गांधी के कॉल पर लब्बैक कहते हैं, उनके शाना बशाना गिरफ्तार होते हैं, पुलिस की लाठी की परवाह किए बगैर हमारी खवातीन दुकानों की घेराबंदी करती हैं, शराब की दुकानों की घेराबंदी करती हैं,
गैर मुल्की कपड़ों की दुकानों की घेराबंदी करती हैं, पर्दा से बाहर निकल जाती हैं, अपनी जेवरात हुकूमत की आज़ादी के खातिर कुर्बान करती हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। गांधी जी के आने से पूरा का पूरा हिंदुस्तान एक नए जोश के तहत बढ़ता है, जिसमें ख़वातीन भी हैं, जिसमें तलबा भी हैं, जिसमें कामगार भी हैं और जिसमें किसान भी हैं। ये बहुत बड़ी बात थी और इसी चीज़ ने हिंदुस्तान, उनकी क़यादत ने इस तहरीक को बनाया कि वो एक बरतानवी हुकूमत को, हिंदुस्तान को 15 अगस्त 1947 को आज़ाद करना पड़ा। अगर गांधी जी की क़यादत नसीब नहीं होती तो शायद इस मुल्क को आज़ादी में और देरी होती। ये उनकी क़यादत थी जिसने इस कौमी तहरीक को एक लोअर प्लेन से अपर प्लेन में ले गए और हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। इन्हीं लफ्ज़ों के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।